हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। जैसा कि पता है कि अभी मैं इंग्लिश टर्म लेके आ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम का जो टर्म लेके आ रही हूँ ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी हिंदी में ही इतनी हार्ड है तो इंग्लिश में तो होनी है। एटलीस्ट कुछ टर्म है जो हिंदी की हार्ड है, कुछ टर्म है जो इंग्लिश की हार्ड है। हमें नहीं सोचना है कि क्या हार्ड है, हमें बस पता लगाना है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो चलिए, एक चैप्टर हमने कल क्लियर कर लिया था क्योंकि वो छोटा सा था। अभी जो सोलर सिस्टम का जो चैप्टर आएगा वो बड़ा है, तो उसमें 2 या 3 वीडियोस बनेंगे। तो चलिए आज के हम वीडियो बनाते हैं। नेम क्या है चैप्टर का? सोलर रेडिएशन। और क्या है? हीट बैलेंस बताया है, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर तो अभी हम सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं मेनली वो 2 टाइप्स की होती हैं। कितनी? 2। कौन सी? फर्स्ट शॉर्ट वेवलेंथ, सेकेंड लॉन्ग, वेरी सिंपल लॉन्ग वेव लेंथ। अब एक चीज देखिए, शॉर्ट तो कौन सी है? इनकमिंग। कौन सी है? इनकमिंग। और लॉन्ग कौन सी है? आउटगोइंग। ठीक है, ये कौन सी है? आउटगोइंग। और ये क्या है? इनकमिंग। मतलब ये सन है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इस पे जो रेडिएशंस आ रही हैं वो तो क्या है? ये। और जो यहाँ पे जितना ऑब्जर्व कर सकता है अर्थ उतना ऑब्जर्व करता है, बाकी जो जाती है वो कौन सी होती है? लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, स्पेस में जो चली जाती है। अब देखिए, इसको कह देते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसको क्या कह देते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जो आउटगोइंग है उसको क्या कह देते हैं? टेरेस्ट्रियल वेवलेंथ। ई है ये। तो इन दो का क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट वेवलेंथ कौन सी होती है? अर्थ पे आने वाली। और लॉन्ग कौन सी होती है? अर्थ से जाने वाली। पिछले चैप्टर में हमने एयर के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि ये अर्थ है, इट्स एनवलप्ड बाय एयर। एंड एयर में मिक्सचर होता है गैसेस वगैरह का, वाटर वेपर का और डस्ट का। तो वो क्या करते हैं? हीट ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? हीट ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? हीट ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण हमारे जो अर्थ पे बैलेंस है वो बना हुआ है। अभी हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है टॉपिक में सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन है क्या? ये 2 आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आगे, ये कहता है द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेव्स। ये क्या? मोस्ट ऑफ एनर्जी यही रिसीव करता है। मोस्ट एनर्जी रिसीव करता है कौन? शॉर्ट वेवलेंथ। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नॉन एज इनकमिंग रेडिएशन विच इन शॉर्ट इज टर्म्ड एज इंसोलेशन। ये मैंने आपको पहले कह दिया था, इसे कहते हैं इंसोलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें बताया हुआ है कि अर्थ का कैसा फिगर है? जियोड है ये। ठीक है, और सन रेज कैसे तिरछी आती है यहाँ पे। जैसे ये अर्थ है, यहाँ ये है, तो मतलब ये है, तो यहाँ पे ऐसे आती है। और जहाँ एकदम सीधी पड़ती है वहाँ पे क्या होती है? कम हीट होती है। तो ये कहता है कि द सन्स रेज फॉल ऑब्लिक्यू एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इंटरसेप्ट ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन्स एनर्जी। तो इसी कारण ये क्या लेती है? बहुत ज़्यादा फैलेगी तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ी मात्रा में
हीट आएगी, एनर्जी आएगी सन से। ऑन एन, अगर भाई बहुत ज़्यादा आती तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म होता ना, तो उसके अंदर क्या है, रीज़न क्या है, इसकी जो ऑब्लिक्यू मतलब तिरछी रेज हैं उसके कारण अर्थ पे क्या है, इसका एनर्जी कम रिसीव होता है। फिर हम बात करते हैं एवरेज द अर्थ रिसीव, कितनी अर्थ कितनी रिसीव करती है, 1.9 कैलोरीज कितना पर स्क्वायर मीटर रिसीव करती है। फिर इसने बताया है कि कहाँ, एटमॉस्फेयर के टॉप पे, यहाँ पे ही करेगी, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ ऐसा थोड़ा होता है, मैम से अर्थ ही नहीं बन रहा, ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ से ये सन है, मतलब सन बड़ा है, हद हो गई भाई, ये मान लो सन है, ठीक है। इससे जो रेडिएशन आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे तिरछी आएगी, लेकिन जहाँ सीधी आएगी वहाँ पे कम आएगी, और भी कम आएगी, इनके ज़्यादा, इन यहाँ से तो कम आती ही है। इसने बताया कि जो रेज आ रही हैं वहाँ से एनर्जी कम आ रही है, ठीक है, लेकिन जो एकदम सीधी रेज आ रही हैं उनमें तो और भी कम आएगी। फिर बात करते हैं द सोलर आउटपुट रिसीव एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज स्लाइटली इन ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये कहता है कि जो सोलर सिस्टम है क्या, कि सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश प्राप्त करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर ये कहता है कि वायुमंडल की जो ऊपर की सतह है, मतलब सरफेस जो है एटमॉस्फेयर का, उसमें जो एनर्जी है वो थोड़ी परिवर्तित होती रहती है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होगी, चेंज होती रहती है ना। वो क्यों होती है, इनके डिस्टेंस के कारण, किसके, सन एंड अर्थ के डिस्टेंस के कारण। डिस्टेंस के कारण क्या होता है, यहाँ ऊपर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, सेम नहीं रहता, यहाँ एनर्जी चेंज होती रहती है। फिर ये कहता है कि अब इसकी ड्यूरेशन बता दी, रिवॉल्यूशन बता दिया सन का। तो देखिए कैसे होता है ये, जैसे ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, यहाँ नियर है, ये अर्थ यहाँ थोड़ी दूर हो गई, तो यहाँ जब ये नियर है तब यहाँ कब रहती है ये नियर सन के, 3 जैन को, इसको बोलते क्या है, फेलियन, क्या, पेरिहेलियन। तो इसे पेरिहेलियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस क्या है अर्थ से, ये अर्थ है और ये सन, डिस्टेंस कम है तो पेरिहेलियन 3 जैन, और डिस्टेंस ज़्यादा है 4 जुलाई, और इसका क्या हो जाएगा, एफेलियन। डिस्टेंस पूछ ले तो 147 मिलियन, और इसका डिस्टेंस पूछ ले तो 152 मिलियन। और अगर एवरेज डिस्टेंस पूछ ले, एवरेज डिस्टेंस, तो वो अर्थ से कितना है, अर्थ से 149 मिलियन, 149 मिलियन। और अगर आपको किलोमीटर वगैरह में देके पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 14 करोड़। इसका कितना है, 14 करोड़ 7 लाख, ठीक है, 14 करोड़ 7 लाख। और सेम इधर देख लो, 15 करोड़ 2 लाख, और यहाँ पे 14 करोड़ 9 लाख। ओके, तो ये हमारा फिगर हुआ। अब देखिए, जब सन यहाँ सबसे नज़दीक है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा। क्या, हीट ऑब्जर्व करेगा। जब ये ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा तो जनवरी में ठंड क्यों होती है ना,
वो कारण क्या है, वो फैक्टर्स क्या हैं, क्या है, सी एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या रीज़न हो सकते हैं उसका, उसके और रीज़न हैं एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, क्या, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, किसके, कि ये हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, फिर भी कब, 3 ज़ेन के नियर अबाउट अर्थ ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करती है, तो ये जलती क्यों नहीं है ना। वो रीज़न ये है कि इसका जो हीट ऑब्जर्व करती है ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सी, लैंड और जो एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन है जिसके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो एयर है, विंड है, वहाँ पे गैसेस हैं, डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और क्या है वहाँ पे, वाटर वेपर है, वो उसके अंदर हीट डाल देती है। तो जिस करके यहाँ क्या है, इतना नज़दीक होने के बावजूद भी, कितना नज़दीक है, 14 करोड़ ओनली, तो इतना नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ क्या है कि बैलेंस बना हुआ है हीट का। फिर आगे देखते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन, ये आपको समझ में आया होगा, मैं बाकी का रब कर देती हूँ, आप लोग लिख लो अगर लिखना चाहो तो। ये पूछ सकता है कि कितनी कैलोरी हीट ऑब्जर्व करता है, तो एनर्जी तो 1.94 कैलोरीज, और डिस्टेंस अर्थ की ज़्यादा होती है तो एफेलियन कहते हैं उसको, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा होती है। और कितनी दूर होती है, ये क्या है, डिस्टेंस 152 मिलियन या 15 करोड़ 2 लाख, और यहाँ पे पूछ ले तो 147 मिलियन और 14 लाख, और ये एवरेज डिस्टेंस पूछ ले तो 149 मिलियन। अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी के। जो वेरिएबिलिटी है वो हमें बताती है द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन वेरी ड्यूरिंग ए डे इन ए सीजन एंड इन ए ईयर, कि एक सीजन में और एक दिन में, क्या बोलते हैं, डे और सीजन में जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन ये कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो इसके फैक्टर क्या क्या हैं, फैक्टर्स देखिए, एक तो इसके फैक्टर होंगे जो अर्थ का फॉर्मेशन होगा वो, एक ये देखिए यहाँ से सनलाइट्स आ रही हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं इनको इंक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं, ठीक है, तो इसके ये फैक्टर्स हो जाएंगे। और जैसे लैंड फॉर्म बोल देते हैं कि, चलो लिख ही लेते हैं अपन, एक फर्स्ट तो लिखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अर्थ जो रोटेशन करती है अपने एक्सिस पे वो। सेकंड हम लिखेंगे इंक्लाइनेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आता कहाँ से, सन से, ठीक है, जो सन से एंगल बनता है वो एंगल इंक्लाइनेशन। फिर हम थर्ड लिखेंगे द लेंथ ऑफ द डे, द लेंथ ऑफ द डे। फोर्थ, अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो मैं आपको बताऊंगी। फोर्थ लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी ऑफ किसकी, एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की। फिफ्थ हम लिखेंगे, ये फैक्टर्स हैं जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि डे और सीजन में जो इंसुलेशन है वो चेंज होता रहता है, मतलब सूर्य से प्राप्त जो ताप है वो क्या है, बदलता रहता है प्रतिदिन, मतलब डेली क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये नहीं है कि आज ज़्यादा गर्मी है तो कल और ज़्यादा गर्मी होगी, हो सकता है वहाँ ठंड भी हो जाए बारिश वगैरह के कारण,
है ना। फिर एक पॉइंट है कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड ऑन इट्स सर्विस, किस मतलब, अब देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे ये अर्थ है, ये यूँ रोटेशन करेगी, ठीक है, ऐसे से घूमेगी, ये घूमेगी तो यहाँ ठंड है, ज़्यादा हीट आ रही है, तो हो सकता है कल यहाँ पे गर्मी हो, है ना। और फिर ये वापस घूमेगी, तो ऐसे हम दिन में ही फील करके देखो ना कि अर्थ रोटेशन करती रहती है, कितने 24 आवर्स लेती है अपने ही एक्सिस पे। 24 आवर्स लेगी तो हम रात को ठंड ज़्यादा महसूस करते हैं, है ना, क्योंकि सन से थोड़ा सा घूम जाती है ये। फिर द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन, ये जो सन से रेज आ रही है, क्या रेज, इनसे जो एंगल बनता है ये क्या है, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन। ये एंगल क्या कहलाता है, ये झुकाव क्या कहलाता है, इंक्लाइनेशन कहलाता है। लेंथ ऑफ द डे, अब देखो गर्मी में ज़्यादा इंसुलेशन लेगा ये। इंसुलेशन मैंने आपको पहले बताया था, मोस्ट एनर्जी कब लेता है, किससे लेता है, शॉर्ट वेव से लेता है, ठीक है। तो जो इंसुलेशन गर्मी के दिन बड़े होते हैं तो वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा मिलती है, और सर्दी में दिन छोटे होते हैं तो वहाँ इंसुलेशन कम मिलेगी। तो ये किस पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द डे। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब देखिए बीच में जैसे ओजोन लेयर है तो क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही है। अगर वो नहीं हो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट आएगी यहाँ पे, तो वो ट्रांसपेरेंसी एक टाइप की वहाँ की। और उससे नीचे जब आते हैं तो अगर जो एटमॉस्फेयर में क्या डस्ट वगैरह हैं, डस्ट, गैसेज और वाटर वेपर, अगर ये ना हो, वाटर वेपर अगर ये ना हो तब क्या होगा, तब होगा क्या, हीट ऑब्जर्व नहीं करेंगे ये। जब ये हीट ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो जो अर्थ का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड, मतलब जैसे अपन माउंटेन्स की बात करते हैं, जहाँ माउंटेन्स होता है वहाँ ऊपर का पार्ट ज़्यादा ठंडा होता है, कम हीट लेता है। वो हीट तो लेता है लेकिन वो क्या होता है, वो जो हीट जल्दी जल्दी नीचे आती रहती है, जिस कारण वो क्या होता है, ऊंचाई पे पोलर साइड में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इस कारण ये क्या है, फैक्टर्स हैं जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, डे और सीजन में जो इंसुलेशन क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है, ठीक है। और ईयरली भी होता है ना। हो सकता है किसी ईयर में ज़्यादा गर्मी हो, किसी ईयर में कम गर्मी हो, सर्दी जल्दी आ जाती है, गर्मी जल्दी आ जाती है। ये सब क्या है, कौन इसको इन्फ्लुएंस करता है, ये इंसुलेशन के फैक्टर्स हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, जो अर्थ का एक्सिस है, जो 66.5 with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of insolation received at different latitudes। अब देखिए सन से ये जो रेज आ रही है, इनसे जो 66.5 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ से आने वाली जो भी हीट है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ आ रही है तो ये देखिए ये लैटिट्यूड्स हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि जो सन रेज से एक तो फैक्टर हो गए, तो यहाँ ये भी एक फैक्टर ही है कि जो लैटिट्यूड पे हीट आती है, एनर्जी आती है, वो किससे प्रभावित होती है। तो आप ये भी लिख सकते हो 66 डिग्री एंगल जो है वो अपने एक्सिस पे ऑर्बिट में जो वो घूमती है, राउंड करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लैटिट्यूड है यूँ, तो लैटिट्यूड पे कहाँ एकदम सीधी आ रही है, कहाँ तिरछी जा रही है, तो उनको इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। 66 डिग्री 66.5 का जो एंगल है। फिर जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, इंक्लाइनेशन एंगल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जहाँ इसका क्या होता है कि ये जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई की तरफ जाएंगे ये एंगल कम होता जाएगा। देखिए ये जो एंगल है कम होता जाएगा,
ये देखिए यहाँ पे 43 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए 23.5 हो गया। जैसे जैसे यहाँ से ऊंचाई पे जाएंगे क्या होगा, ये एंगल छोटा होएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं द डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। प्लेस पे क्या इंक्लाइनेशन क्या लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। द पासेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हैज गॉन। The passage of solar radiation, the passage of solar radiation किससे, थ्रू द एटमॉस्फेयर, थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब देखिए ये जो सोलर रेडिएशन है अर्थ के ऊपर क्या है, जो लेयर्स मैंने आपको बताई थी इनसे पास करेगा तभी तो ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। तब इसने बताया हुआ है कि एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है किसके लिए, इनकमिंग के लिए, ये भी क्लियर है। उसके बाद में कहते हैं द इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे आने से पहले स्ट्राइक करेगी, सारी लेयर्स को कवर करेगी, फिर उसके बाद में अर्थ पे स्ट्राइक करेगी। फिर कहता है विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर ओजोन एंड अदर गैसेज ऑब्जर्व मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये देखिए ये क्या फंडा है, ये क्या है, मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। क्या, द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन। किसका पार्ट है, मैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। तो जो ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर और ओजोन और अदर गैसेस हैं वो ऑब्जर्व कर लेगी किसके नियर, इसके नियर। गॉट इट। Very small suspended particle in the troposphere scatter visible spectrum both of the। अब देखिए जो ट्रोपोस्फेयर है, जो फर्स्ट लेयर थी उसमें क्या है, स्पेक्ट्रम्स हैं। स्पेक्ट्रम्स वो क्या करते हैं, इनके पार्टिकल्स होते हैं हीट के, उनको वापस क्या करते हैं, स्पेस में अपर लेयर्स में पहुंचा देते हैं। अपर लेयर्स में क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम्स कौन से लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में क्या करते हैं, स्पेस में और अर्थ की सरफेस पे पहुंचाते हैं। यही तो क्या, अर्थ की ऊपर वाले लेयर में पहुंचाते हैं, और यही क्या है, अर्थ के सरफेस पे भी पहुंचाते हैं। किसको, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, शॉर्ट वेव लेंथ को। ठीक है, कहाँ भी पहुंचाएंगे, सरफेस पे, अपर लेयर्स पे भी और सरफेस पे भी, और स्पेस में भी यही पहुंचाएंगे स्पेक्ट्रम्स, जो किसमें, ट्रोपोस्फेयर में मिलते हैं। कौन सी लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस ये है कि जो ये स्पेक्ट्रम्स पार्ट करेंगे और जो भी कलर होता है स्काई का, स्कैटरिंग के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण। जैसे रेड हमें दिखता है, ब्लू दिखता है स्काई, क्यों दिखता है, स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या होती है, यही कि जो ट्रोपोस्फेयर में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्पेक्ट्रम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो रेडिएशंस होती हैं उनको क्या अपर लेयर्स और स्पेस में भी पहुंचाते हैं और अर्थ सरफेस पे भी लाते हैं। तो इसके अंदर जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स हैं, उसके कारण उस प्रोसेस को स्कैटरिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस के कारण क्या होता है, रेड और ब्लू कलर होता है स्काई का। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके रिजल्ट से स्काई का कलर ब्लू होता है। यहाँ पे प्रोसेस 3 होती हैं, अब्जॉर्प्शन की,
एंड स्कैटरिंग की एंड डिफ्यूज़न की। कौन सी? अब्जॉर्प्शन की और स्कैटरिंग की एंड डिफ्यूज़न की। ये 3 प्रोसेस होती हैं। कहाँ? जब सनलाइट्स यहाँ आती है तो। अब्जॉर्प्शन में तो क्या होता है, वाटर पे वेपर और गैसेस वगैरह होती है जो ऑब्जर्व कर लेती है हीट को। स्कैटरिंग में क्या होता है, ये वापस भेज देते हैं, ठीक है, और सरफेस पे भेज देते हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्पेक्ट्रम के ट्रोपोस्फेयर में, वो क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं चेंज उनका। डिफ्यूज़न में क्या होता है, ये अलग अलग डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब इनका जैसे माउंटेन ने ले लिया, माउंटेन से कितना ऊपर वापस चला जाता है, बादल क्लाउड्स बनते हैं तो क्लाउड्स भी हीट ऑब्जर्व करते हैं और वो वापस वहीं से, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर में ही रख लेते हैं हीट मोस्टली। फिर अगर बात करें आगे तो आपसे ये पूछ लेता है कि प्रोसेस कौन कौन सी है, ठीक है। ये पूछ लेगा आपसे कि द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन मोर। किसके कारण रिजल्ट होता है? अब्जॉर्प्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण और डिफ्यूजन के कारण। क्या होता है, मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जो प्रकाश है सन का, वो क्या होता है, विश्रित होता है, विश्रण होता है उसका, डिफ्यूजन होता है, स्कैटरिंग से होता है, अब्जॉर्प्शन से होता है। फिर देखो स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पे क्या है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किसका? इंसोलेशन का, इंसोलेशन का। एक तो पोल्स पे, दूसरा हम देखेंगे इक्वेटर पे। यहाँ बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे 320 मान के चलिए, 320 वाट मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर आप कह सकते हो। और पोल्स की बात करें तो ओनली 70 वाट पर मीटर स्क्वायर। और जो सबसे ज़्यादा इंसोलेशन है वो कौन रिसीव करता है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। क्या? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। जो ट्रॉपिकल के ऊपर वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया है, और जो डेजर्ट एरिया है वो सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करते हैं। इंसोलेशन क्या रिसीव करते हैं? इंसोलेशन। और कैसी? मैक्सिमम। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहाँ क्या होता है, क्लाउड कम होते हैं। क्या कम होते हैं? बादल कम होते हैं, ठीक है, क्लाउड लेस मान के चलो। इस कारण क्या है, सबसे ज़्यादा रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि बादल 70 या 20% के नियर अबाउट ऊपर ही, 21 के नियर अबाउट ऊपर ही ऑब्जर्व कर लेते हैं हीट को, तो यहाँ पे कम होते हैं। तो ये क्या करता है, सबसे मैक्सिमम जो रिसीव करते हैं वो कौन करते हैं? सब ट्रॉपिकल और डेजर्ट एरिया इंसोलेशन का मैक्सिमम रिसीव करते हैं। इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। और इक्वेटर पे क्या है, किससे कम? ट्रॉपिकल एरिया से, ट्रॉपिकल से कम रिसीव करता है। कौन? ये, ठीक है, लेस। कौन? ये इक्वेटर। तो मतलब ट्रॉपिकल एरिया जो है, देखिए ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल, ठीक है, फिर ये सब ट्रॉपिकल। तो ये कहना चाह रहा है कि इक्वेटर है, कम हीट ऑब्जर्व करेगा ये, और सबसे ज़्यादा कौन हीट ऑब्जर्व करेगा? सब ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड क्या है? नहीं है। फिर ये हीट ऑब्जर्व करेगा,
और ये हीट जितनी ऑब्जर्व करेगा हीट उससे भी कम इक्वेटर ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि आधी हीट तो यहीं रुक जाएगी। फिर ये कहता है कि एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कंटिनेंट देन ओवर द ओशन इन विंटर। द मिडल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। कि विंटर में क्या होता है, जो मिडल और हायर लैटिट्यूड्स हैं विंटर में वैसे ही कम ही मिलेगी, क्योंकि वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। विंटर में जो मिडल और कौन से ऊंचे जो लैटिट्यूड हैं, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स क्या हीट कम लेस ऑब्जर्व करेंगे समर की बजाय। किसके बजाय? समर में यहीं पे भी ज़्यादा हीट लेंगे, ये रिसीव करेंगे, लेकिन विंटर में मिडल और जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, मतलब जो मिडल और जो ऊपर वाले हैं, वो कम हीट रिसीव करेंगे। अब बात करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग की एटमॉस्फेयर में। हीटिंग एंड कूलिंग एक प्रोसेस होती है यहाँ पे कंडक्शन। ये ऐसे एरिया में होगी जहाँ ऑपोजिट स्थिति होगी। कैसी होगी? ऑपोजिट, ठीक है। एक में टेम्परेचर कम होगा, एक में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कंडक्शन प्लेस ले लेगी। अब देखते हैं कंडक्शन है क्या। The air in contact with the land get heated slowly and the upper layers in contact with the lower layer also get heated। कहता है कि ये जो एयर है इस लेयर को हीट कर रही है, ठीक है, फिर ये जो नीचे वाली लेयर है इसको भी हीट करेगी। तो ये जो कनेक्शन है इनका वो क्या कहलाएगा? कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। This process is called conduction. Conduction takes place when two bodies of unequal temperature, मैंने बताया एक का कम होगा लेस, इसका टेम्परेचर लेस और इसका मैक्सिमम है टेम्परेचर। तब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? कंडक्शन की प्रोसेस होगी। फिर ये कहता है कि देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर। ये तो बात जाहिर सी है कि इनका प्रोसेस क्या होगा? वार्मर से कूलर की तरफ। वेरी सिंपल। फिर ये कहता है द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर और द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन। और ये तब तक होगा जब तक वहाँ की बॉडीज इक्वल नहीं हो जाती। कब तक होगा? इक्वालिटी जब तक नहीं आ जाती तब तक कंडक्शन की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। कंडक्शन इज इम्पोर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एयर इन कॉन्टैक्ट विथ द अर्थ राइजेज वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द। एक तो जो वर्टिकली करंट्स आएंगी, वर्टिकली करंट्स, ठीक है, ये क्या करेंगी? मतलब ये जो सीधी करंट्स हैं वो क्या करेगी? हीट करेगी, ठीक है। ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेती हैं और क्या एटमॉस्फेयर में दे देती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉन कन्वेक्शन। और जो इस तरीके से हीट का क्या होता है, पूरे एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है, संचरण होता है, क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे? एडवेक्शन। क्या कह देंगे? कन्वेक्शन। और दूसरा हॉरिजेंटली होगा उसको कह देंगे एडवेक्शन। तो एडवेक्शन और कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वर्टिकली करंट्स से जो वर्टिकली जो हीट्स आएंगी वो करंट, ठीक है,
इसको तो बोल देंगे हम कि द प्रोसेस वर्टिकली हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉन, जो वर्टिकली हीट करेगा एटमॉस्फेयर को वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन, और जो हॉरिजेंटली करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवेक्शन। ठीक है, कैसे करेगा ये, हॉरिजेंटली। तो ये क्या कहलाएगा, एडवेक्शन। कन्वेक्शन का पता चला होगा, द हीट वर्टिकली इफेक्ट द सरफेस, वो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन, और जो हॉरिजेंटली इफेक्ट करेगा हीट एटमॉस्फेयर को वो एडवेक्शन हो जाएगा। वेरिएशन इन डेली वेदर आर कोज्ड बाय एडवेक्शन अलोन इन ट्रॉपिकल रीजन particularly in northern India during summer season local winds called लू। ठीक है, और एक लू है कहाँ चलती है, नॉर्थन में, नॉर्दर्न में, वो कैसी है, एडवेक्शन है, क्योंकि वो हॉरिजेंटली है। ठीक है, तो जो हीट हॉरिजेंटली करंट में होती है, मतलब प्रवाहित होती है ऐसे धारा में, वो क्या है, एडवेक्शन, और जो वर्टिकली हमें मिलती है वो क्या है, कन्वेक्शन, और जो लू है वो नॉर्दर्न एडवेक्शन है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में मैंने बता दिया कि हमारा अर्थ जो है वो किससे ज़्यादा हीट लेता है, शॉर्ट वेव लेंथ से लेता है। फिर उसके बाद में ये क्या करता है, अर्थ इसको जितना ऊपर ही स्पेस में ही या फिर एटमॉस्फेयर जितनी हीट रख लेता है, उसके बाद में जो हीट अर्थ सरफेस पे आती है वो जब वापस ऊपर दी जाती है, स्पेस में दी जाती है, कैसे, ट्रोपोस्फेयर है ना, उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो ये हीट क्या करते हैं, सरफेस को भी गर्म करते हैं, और जो बचेगी उसको स्पेस में पहुंचाने का काम भी वही करेंगे। तो वो वहाँ जाएगी, वो जो वापस जा रही है वो रेस क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, बस, और इसके अंदर कुछ नहीं है। हीट बजट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।